तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 22 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमें मिल गए हैं जिनके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। 100% ओरिजिनल और रियल ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है और आपको दिखा भी देते हैं भाई आज किस किसने प्रश्न भेजे हैं, उनका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देते हैं जिससे कि कोई आपको डाउट ना रहे। और आज नदियों से भाई भर भर के प्रश्न आए हैं, तो जिन लोगों ने हमारी नदियों वाले नोट्स पढ़ लिए होंगे उनकी तो आज चांदी रही होगी। 4 से 5 प्रश्न आज नदियों से आए हैं। एमपी की नदियां भी आई हैं और आपके भारत की भी नदियां आई हैं। ठीक है, तो आज जो प्रश्न भेजे हैं आशीष परमार जी 78 नंबर इनके हैं, शिवम गुर्जर जी इनके 81 नंबर हैं। इनका आपको हम स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं, कुछ लोगों का स्क्रीनशॉट दिखा दें जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि भैया ये प्रश्न जो है वो एकदम ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है 78 नंबर है, काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने भेज दिए हैं। इसके बाद में सुरेश यादव जी देखिए 65 नंबर ओबीसी से हैं, हीरा भूमिया का मेला और एक परियोजना और ये सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। फॉर्मूला वाला बौद्ध सम्मेलन और जो है तार की लंबाई को अगर डबल कर दे तो क्या होगा, ये सारे प्रश्न अभी हम सॉल्व करवाने वाले हैं। पूर्वा कुमावत जी 69 नंबर है, फर्स्ट शिफ्ट में भांगड़ा नृत्य, हिमालय का जो निर्माण कैसे हुआ, बेतवा नदी, हीरा भूमिया का मेला, क्षिप्रा नदी, लेंस की आवर्धन क्षमता, ये सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल मतलब एकदम ये हो जाना चाहिए विश्वास कि हाँ भाई ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको मिल रहे हैं। ये डेट भी डली हुई है फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, चलिए अब हम उम्मीद करते हैं आपको यकीन हो गया होगा भैया। अब चलो हम एनालिसिस शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या कहते हैं ना कि मतलब कि ऐसे बोलते रहते हैं सर यहाँ वहाँ से क्वेश्चन ले लेते हो। हमारे क्वेश्चन जो होंगे एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी शाम को आप देखेंगे तो इसी की एकदम हूबहू कॉपी भी आपको कई चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसी तार की लंबाई दोगुना करने पर प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी आपको दिखाया था, उन्होंने प्रश्न भेजा था, तो प्रतिरोध जो है वो 4R हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आइए देख लेते हैं। यदि आप किसी तार की लंबाई को दोगुना करते हैं, उसे खींचते हैं तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तार को खींचने से उसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आधा हो जाता है, जिससे प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी इस तरह से दिया था, 4R दिया था, 2R दिया था, 1R दिया था, तो आपका जो आंसर होगा वो 4R हो जाएगा, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है उनके सामने उनका MPSI और ASI दोनों एग्जाम की डेट आ चुकी है, बढ़िया से तैयारी में लग जाइए। और जिन लोगों का एग्जाम अभी बचा हुआ है उन लोगों के पास में बेहतरीन मौका है एमपी पुलिस में अच्छे नंबर लेकर के आने का। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये तरुण रायकर जी के 86 नंबर आए हैं, खुद इन्होंने बताया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा कल जो है एक भाई ने स्क्रीनशॉट भेजा था, सर 80 नंबर EWS से आए हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भाई 80 नंबर पर तो आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपके नंबर भी अच्छे आ सकते हैं। आपको क्या करना है, एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले लेना है, इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाना। अगर आपके एग्जाम में 3 से 4 दिन का टाइम भी बचा हुआ है तो आप जितनी जल्दी, आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप इन नोट्स को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या मिलेगा आपको, तो गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सबके कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे, सबके कंप्लीट प्रैक्टिस सेट रहेंगे, सारी मैराथन की पीडीएफ रहेगी और हर दिन के एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ रहेगी। सब कुछ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ में जो ESB नए टॉपिक पूछ रहा है, एपटेक जो नए टॉपिक पूछ रहा है, जैसे कि रेलवे कोड कल सागर का पूछा था, इससे पहले भी रेलवे कोड पूछा था, सेम एड्रेस अभी तक किसी ने नहीं करवाया, हमने सेम एड्रेस की पीडीएफ दी थी आपको, आज 2 क्वेश्चन सेम एड्रेस से आए। ठीक है, तो जो भी नए टॉपिक है वो सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इस नोट्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा MPSI का जिनका भी एग्जाम है भाई, बहुत बेहतरीन मौका है आपके पास में, फॉर्म भी कम भरे गए हैं और आगे भी ये वैकेंसी बहुत दिनों के बाद में आएगी। 8 से 9 सब्जेक्ट आपके MPSI में पूछे जाएंगे, तो इन सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको मिलने वाले हैं। अब ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया है, कोई ऐप वगैरह नहीं इंस्टॉल करना है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, ASI, LDC के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको MPSI की नोट चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर आपका ये दोनों एग्जाम एक साथ में है, मतलब दोनों एग्जाम लगे हुए हैं और एक साथ आपको इनकी नोट चाहिए, तो मात्र 300 रुपए में आपको MPASI, MPSI, सूबेदार, कांस्टेबल, स्टेनो इन सब के कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्या करना है, जो भी नोट चाहिए उतने का पेमेंट इस QR पे करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको आगे की सारे नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक वर्दी आपको चाहिए, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे ASI हो, SI हो, एक वर्दी आपको चाहिए, तो इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, सीसा और लोहे की छड़ को अम्ल में रखने पर लोहे की छड़ तो क्रिया कर लेती है लेकिन सीसा क्रिया नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो आइए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखना पड़ेगा। देखो, तो लोहे की छड़ अम्ल में क्रिया करती है क्योंकि लोहा एक सक्रिय धातु है और अम्ल में हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है, जबकि सीसा क्रिया नहीं करता। क्यों? क्योंकि अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके सीसा अपनी सतह पर निष्क्रिय अघुलनशील परत बना लेता है और लोहे की छड़ क्रिया करके सक्रिय धातु यानी कि जो इसमें लोहा धातु होती है अम्लों में एक सक्रिय रूप में कार्य करता है। यानी कि जो आपका लोहा है वो अम्ल के साथ में क्रिया कर लेता है, ठीक है, और सीसा अम्ल के साथ में क्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता उसका रीजन भी बता दिया है, क्योंकि ये अपनी सतह पर एक निष्क्रिय अघुलनशील परत बना लेता है, जबकि लोहा कोई परत नहीं बना पाता है। इस वजह से लोहा अपने Fe को जो है इसमें अम्ल में घोल देता है, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है लोहा, कैसे? देखो, अब आपको हम अभिक्रिया करके भी दिखा देंगे, क्योंकि अभिक्रिया भी बैलेंस करने के लिए पूछा जा रहा है। कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया, तो अभिक्रिया को कैसे बैलेंस करेंगे वो भी आपको सिखा देंगे। देखो, हाइड्रोजन विस्थापन की बात करें तो अम्ल, यह अम्ल जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड हो गया या हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, से हाइड्रोजन आयन यानी कि H धारायन को विस्थापित कर सकता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। अब देख लो इसकी अभिक्रिया। अब मान लो आपसे अभिक्रिया पूछ लें कि भाई लोहा किस तरह से विस्थापित होता है, उसकी अभिक्रिया करके बताइए। तो देखो, लोहे की छड़ की क्रिया का एक उदाहरण देख लीजिए। ये आपका Fe क्या होता है? लोहे का सूत्र होता है। इसे अगर HCl के साथ में हम क्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो देखो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल जाएगी और ये बनेगा क्या? FeCl2 बनेगा। अब इसको अपन को बैलेंस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो Cl कितने हैं? 2 Cl हैं, तो इधर भी 2 Cl होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 का गुणा कर दिया। अब 2 का गुणा करने से इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये 2-2 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो 2 का गुणा करने से क्या होगा? अब 2 का गुणा करके देख लो, यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपके 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर Cl भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गया। यहाँ पर आप अगर फेरस की बात करेंगे, लोहा, तो लोहा का एक अणु यहाँ पर भी है और एक ही अणु यहाँ पर भी है। तो अब ये अभिक्रिया पूरी तरह से बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको बैलेंस करना रहेगा। 2 का गुणा कर सकते हैं, अगर यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे, 4 होगा तो 4 का गुणा करेंगे। इस तरह से आप अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख लेना, अभिक्रिया बैलेंस करने के 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है, आंख में रहने वाला जो द्रव होता है जिसे हम विट्रियस कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो चलिए विट्रियस के पूरे कार्य आपको समझा देते हैं। देखो, सबसे पहला, विट्रियस आंख के अंदर मौजूद जेली जैसा पदार्थ होता है। इसका मुख्य कार्य आंख के आकार को बनाए रखना, रेटिना को सहारा देना, प्रकाश को रेटिना तक बिना किसी रुकावट पहुंचने देना, या फिर शॉक को अवशोषित करके आंख को बाहरी झटकों से भी बचाता है और ऑक्सीजन का एक निश्चित प्रवाह बनाकर लेंस की रक्षा करता है। इनमें से ही 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, जो भी दिया गया हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये काम होता है विट्रियस का। आप अपने आंख में देखते होंगे कि कुछ द्रव जैसा पदार्थ यहाँ पर भरा रहता है। तो ये द्रव जैसा पदार्थ क्या कार्य करता है? मान लीजिए आप दौड़ भाग कर रहे हैं, तो आपकी आंख ऊपर नीचे हो रही है, तो इसको बैलेंस करने का काम जो है वो विट्रियस का होता है। बाहर से कोई धूल के कण, कोई कीड़ा वगैरह आ रहा है, तो उससे भी आंख की रक्षा करने का काम किसका रहता है? विट्रियस का रहता है। ये उस कीड़े को वहीं फंसा लेता है, अपने द्रव के अंदर ही फंसा लेता है। फिर आप देखते हैं कि अपने कांच से देखते हैं कि भाई हमारे आंख में कीड़ा पड़ा हुआ है, उस कीड़े को आप निकाल लेते हैं ना। तो ये मुख्य कार्य जो है वो विट्रियस के होते हैं। चलो देखो, तो आंख के आकार को बनाए रखना, विट्रियस जो है वो आंख के पिछले हिस्से में भरा रहता है और नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल को उसका गोलाकार आकार बनाए रखने में मदद करता है। आंख को साफ रखना, यह एक पारदर्शी पदार्थ है जो प्रकाश को सीधे रेटिना पर केंद्रित होने देता है, जिससे स्पष्ट दृष्टि संभव होती है। झटकों को अवशोषित करना, दौड़ने या फिर सिर हिलाने जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान होने वाले झटकों को विट्रियस जो है वो अवशोषित करता है, जिससे रेटिना को नुकसान होने से मतलब कि नुकसान से रक्षा मिलती है। तो ये सारे काम विट्रियस के होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न पूछा, देखो, देजला देवड़ा परियोजना ये मध्य प्रदेश की किस नदी पर स्थित है? अब देखो, वैसे ये परियोजना खरगोन में कुंदा नदी पर स्थित है, लेकिन कुंदा ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो सर अब क्या करें? देखो, कुंदा अगर नहीं दिया तो कुंदा किसकी सहायक नदी है? तो कुंदा नर्मदा की सहायक नदी है। तो आपको ऑप्शन में नर्मदा दिया गया होगा, तो नर्मदा ही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ये एग्जैक्ट ये जो परियोजना है वो कुंदा नदी पर खरगोन में है। चलिए पूरी जानकारी आपको इस बारे में दे देते हैं। तो देजला देवड़ा परियोजना मध्य प्रदेश के कुंदा नदी पर स्थित है। यह परियोजना खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील में है और इसके निर्माण से किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा मिलती है, ठीक है। नदी कौन सी है? तो देजला देवड़ा परियोजना जो है वो कुंदा नदी पर बनाई गई है, जो कि नर्मदा की सहायक नदी है।
यह मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील में है। उद्देश्य क्या है इसका? तो यह परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है, जिससे किसानों को आर्थिक स्थिति मतलब किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होती है। तो देजला देवड़ा परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिल चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? तो भैया क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। देखो नदियों से कितने प्रश्न आए हैं ना, तो चंबल की सहायक नदी है। तो जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उसमें नदी वाली पीडीएफ दी गई होगी, वो नदी वाली पीडीएफ आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा। नदी की 2 पीडीएफ दी है, एक तो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ये दिया है, एक 125 प्रश्नों की पूरा कंप्लीट मैराथन दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश की नदियाँ, भारत की नदियाँ कहाँ से उद्गमित होती हैं, क्या-क्या कैसे निकलती हैं, कितनी लंबाई ऊँचाई है, वो सब कुछ हमने उसमें दिया है, तो थोड़ा-सा आप लोग पढ़ करके जाइएगा। अब देखो क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है, यह मध्य प्रदेश में बहती है और अंततः मंदसौर जिले के पास चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, कल सोन नदी के बारे में पूछा गया था। देखो इसकी उद्गम की बात करें तो यह नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्य पर्वतमाला में स्थित काकरी टेरडी पहाड़ी से निकलती है, फिर काकड़ी बारली पहाड़ी भी इसको कहते हैं। ठीक है, प्रवाह नदी मालवा पठार से होकर के बहती है और मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर चंबल नदी में जाकर के समाहित हो जाती है। अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो खान हो गया, गंभीर हो गया, क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा मेला लगता है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दादरिया त्योहार जो है वो किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो बैगा जनजाति के द्वारा दादरिया त्योहार मनाया जाता है। देखिए दादरिया नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा दशहरा के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में युवा महिलाएं अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। यह नृत्य प्रेम कविता के पाठ के साथ में शुरू किया जाता है और बैगा जनजाति के अन्य नृत्य जैसे कि सैला हो गया, कर्मा हो गया, फाग हो गया, ये भी इसमें शामिल रहते हैं। तो अन्य नृत्यों के नाम भी आपको पता चलेगा कि बैगा के और कौन कौन से नृत्य हैं। सैला, कर्मा और फाग ये भी बैगा के ही नृत्य होंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो तो ये किसके द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति के द्वारा। कब किया जाता है? दशहरा के अवसर पर, और युवा महिलाएं इसको करती हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। कौन कौन सी, आइए देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है, यानी भारत सरकार की तरफ से इनको मान्यता प्रदान की गई है इन भाषाओं को। ठीक है, कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं वो देख लीजिए। तो शामिल भाषाएं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये भाषाएं हैं जो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो ये 22 भाषाएं हैं जो इसमें शामिल की गई हैं। अब कैसे कैसे शामिल की गई वो भी देख लीजिए। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। फिर बाद में भाषाएं जोड़ी जाती गईं। कैसे? देखो बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से कई अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। जैसे सिंधी जो है वो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। बोडी, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 92 यानी कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रखना है, मतलब कौन से संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया, ये आपको एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। ये प्रश्न आगे बनेगा 101%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। चलिए इसके बारे में आपको कुछ बता देते हैं। देखो तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग के सभी संसदों, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के चुनाव, संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव को करने की पूरी जानकारी आपको देता है, पूरी शक्ति देता है कि भाई आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इन सब का चुनाव करवाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 324 एक चुनाव आयोग में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण इसको निहित करता है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और इतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई ऐसा हो जैसा कि राष्ट्रपति समय समय पर तय करते हैं, उनको भी बताता है भाई इतने चुनाव आयुक्त होंगे, इतने मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, ये अधिकारी इसमें काम करेंगे और ये इसका ये चुनाव करवाएंगे। ये पूरा आर्टिकल 324 में किया जाता है। बाकी आपका जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, पंचायतों को चुनाव को राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहीं आपसे पूछ ले कि पंचायतों के चुनाव को कौन करवाता है, तो आप स्टेट लगा के आएंगे, ना कि केंद्र। ठीक है, तो केंद्र जो आपका चुनाव आयोग है वो पंचायतों के चुनाव नहीं करवाता है। जैसे कि आपके प्रधान के चुनाव होते हैं, ठीक है ना, और सरपंच के चुनाव होते हैं, तो ये सब राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस दिशा में प्रवाहित होती है, ये पूछा गया था। तो बेतवा नदी उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। ये सारे प्रश्न आपको दिखा दिए, हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, बच्चों ने भेजे हैं, वही प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं। एकदम 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है, बार बार आपको हम बता देते हैं। ठीक है ना,
तो ये उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। देखिए, तो बेतवा नदी उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यह मध्य प्रदेश की विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। तो अगर उद्गम की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला से, ठीक है। और भी देख लो तो भाई रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है। प्रवाह की दिशा उत्तर पूर्व की ओर है। मुहाना उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है। अब देखो, इस बेतवा नदी के किनारे कौन सा घाट स्थित है? तो भाई कंचना घाट जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ये कंचना घाट कहाँ पर है? तो ये आपका जो हरदौल की मनौती मनाई जाती है ना, वहाँ पर ओरछा में ये जो है कंचना घाट स्थित है। रामलला का मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? तो ये आपका बेतवा नदी के किनारे है। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसको कहते हैं? तो बेतवा नदी को कहते हैं। ये कुछ इससे जुड़े हुए प्रश्न है। अभी हम चाहते तो इसका 3-4 एमसीक्यू बनवा करके और अपनी वीडियो को खूब सारा लंबा कर सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हमारा ये करना नहीं है। आपको एक ही प्रश्न में ढेर सारी जानकारी देना, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और ध्यान रखना, इसमें एक प्रश्न हमने अपनी तरफ से मिलाया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अभी कल हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो ऐसे वीडियो देख रहे होंगे, तो वो कहीं चले गए थे मतलब वीडियो देखने के लिए किसी दूसरे चैनल पर, तो वहाँ पर हूबहू हमारे ही प्रश्नों को करवाया जा रहा था। तो वहाँ पर उन्होंने कमेंट किया कि ये तो शुक्ला सर के हैं, सक्सेस जंक्शन के पूरे हूबहू प्रश्न हैं, तो उनको ब्लॉक कर दिया गया। बाकी जो कुछ उल्टा सीधा बोला गया वो भी अलग से, ठीक है। उन्होंने आकर के हमको बताया कि सर ऐसी-ऐसी चैनल है, उन्होंने लिंक भी हमारे पास में सेंड की। उनका ये कहना है कि ये जो प्रश्न है वो भाई तुम्हारे पास भी आ रहे हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने इस बार इसमें ऐसा किया कि एक प्रश्न जो है वो हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है, ठीक है। हालाँकि प्रश्न आपके लिए सारे महत्वपूर्ण हैं, एक प्रश्न हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। आज शाम को देखते हैं कि ये प्रश्न वो करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। अब या तो वो एनालिसिस करवाना ही छोड़ दें या ये मान जाएँ कि हाँ, सक्सेस जंक्शन के प्रश्नों को हूबहू हम कॉपी कर रहे हैं। एक-एक शब्द को हमारे उन्होंने कॉपी किया, ठीक है। तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, लेकिन ये कि हमारा कोई स्टूडेंट अगर वहाँ पे जाकर के कह रहा है कि हाँ, सक्सेस जंक्शन के ये प्रश्न हैं, शुक्ला सर के प्रश्न हैं, तो उसको ब्लॉक करने की क्या आवश्यकता थी? उसको उल्टा-सीधा कहने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है? रोली मिश्रा जी को आप जानते होंगे, लगातार कमेंट करती रहती हैं, हर वीडियो में उनके कमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? टीचिंग स्टूडेंट है वो, हमारे साथ में काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं, मतलब हमारे चैनल पर काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं, तो वो कमेंट किए थे उन्होंने, तो वो उन लोगों ने कुछ मतलब उल्टा-सीधा कह दिया उनको, ठीक है ना? तो ये गलत है, ठीक है? आप मान लीजिए कि हाँ, हम कोई मना तो कर नहीं रहे कि आप हमारे प्रश्नों को मत लीजिए या प्रश्नों को और लोगों तक ना पहुँचाइए, लेकिन ये मानिए तो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी लोग कमेंट करेंगे नेगेटिव कमेंट, उनका जवाब आप लोग दे लेना, ठीक है ना? चलो आगे बढ़िए। हिमालय पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? अपसारी से, अभिसारी से, रूपांतरित से? तो देखो, अभिसारी प्लेट सीमा से निर्माण हुआ है हिमालय पर्वत का। अब इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो हिमालय पर्वत का निर्माण अभिसारी प्लेट सीमा पर हुआ है। यह भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से होता है। तो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट ये आपस में जब टकराई हैं, तब जो है आपके हिमालय का निर्माण हुआ है। अब ये अभिसारी सीमा क्या होती है, कैसे-कैसे निर्माण हुआ है, ये पूरा आपको बता देते हैं। देखिए, तो अभिसारी सीमा यह एक प्रकार की प्लेट सीमा है, जहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से बढ़ती हैं, ठीक है? प्लेटों का टकराव कैसे होता है? तो लगभग 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाकर के टकराई थी, जिसकी वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, ये जो हिमालय पर्वत है, ये नए बने हैं, इसलिए इनको हम नवीन वलित पर्वत कहते हैं। ये मत सोच लेना कि ये तो बहुत पुराने होंगे। अब यहाँ से एक प्रश्न और बना था कि ऐसी कौन-सी नदियाँ हैं जो हिमालय पर्वत से तो निकलती हैं, लेकिन हिमालय पर्वत के बनने से पहले थी? तो ब्रह्मपुत्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, वो हिमालय से पहले की बनी हुई नदी है, ठीक है ना? ये प्रश्न अभी पूछा गया था आपके इसी एग्ज़ाम में। चलो पर्वत निर्माण की बात करते हैं, तो इस टक्कर के कारण तलछट और चट्टानें ऊपर की ओर मुड़ गईं और वलित हो गईं, जिससे विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, ठीक है भाई? चलिए अगला देखिए, नर्मदा नदी किस बेसिन का निर्माण करती है? तो ये नर्मदा बेसिन का निर्माण करती है। नर्मदा नदी नर्मदा बेसिन का निर्माण करती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से निकलती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। इस बेसिन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ राज्यों के जो हिस्से हैं वो शामिल हैं। तो नर्मदा नदी इस तरह की बेसिन का निर्माण करती है। भौगोलिक सीमा की बात करें तो बेसिन की सीमा उत्तर में विंध्य पर्वत, पूर्व में मैकाल पर्वत, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और पश्चिम में अरब सागर से जाकर के लगती है। अगला भ्रंश घाटी, यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में एक दरार घाटी से बहती है। नर्मदा के बारे में आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें बता चुके हैं। अमरकंटक से निकलती है, रिफ्ट वैली से होकर के बहती है, इसके समानांतर में ताप्ती नदी जो है समानांतर इसके बहती है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर हम कुछ भी बता रहे हैं आपको, एक-एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला करंट अफेयर का देखिए, करंट अफेयर का पूछा है 2024 में एशिया में बुद्ध समिट कहाँ पर हुई थी? तो 2024 की एशिया बुद्ध समिट जो है वो नई दिल्ली भारत में आयोजित की गई थी। ऑप्शन में दिया गया था भारत, लाओस और भी थाईलैंड, इस तरह के भूटान, इस तरह के नाम दिए गए थे। तो भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में भी कहाँ पर? तो भारत में भी नई दिल्ली पर। देखिए 2024 में एशिया में बुद्ध समिट नई दिल्ली में हुई थी। यह पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन था जो
5 से 6 नवंबर 2024 को संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा आयोजित किया गया था। स्थान नई दिल्ली, भारत में। तिथि 5 से 6 नवंबर 2024। आयोजक कौन है इसका? तो संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद, जिसे हम IBC कहते हैं, इनके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। थीम क्या थी? तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये थीम के साथ में इसका आयोजन किया गया था। पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछे आप आराम से इसको बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, फॉर्मूला कार रेसिंग 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? देखो, फॉर्मूला कार रेसिंग 2024 से कई जगहों पर आयोजित की गई थी। अब देखो, एग्जैक्ट उन्होंने ऑप्शन तो हमको बताया नहीं है कि भारत वाला पूछा था या बाहर वाला पूछा था, तो हम हर जहाँ जहाँ पर इसका आयोजन हुआ है पूरा बता देते हैं आपको। तो चेन्नई भारत में, इंडियन रेसिंग लीग F4 इंडियन रेसिंग लीग हुई थी, श्रीनगर भारत में हुई थी। फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट लास वेगास में हुआ था। फॉर्मूला 1 रेसिंग इवेंट जो है वो आबू धाबी में हुआ था। तो जो भी आपका पूछा गया होगा वो इसमें हो सकता है। जहाँ तक है भारत का ही पूछा गया होगा, तो भारत में चेन्नई में हुई थी और श्रीनगर में हुई थी। ठीक है, इनमें से एक आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, हीरा भूमिया का मेला कहाँ पर मनाया जाता है? ये प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है। मेले वाली जो हमने PDF दी है, आप उसमें देखना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला मनाया जाता है। अब चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी दे लें। देखो, तो हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया जाता है। यह मेला हिंदू माह भाद्रपद के दौरान आयोजित होता है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के महीने में पड़ता है। यह मेला हीरामन बाबा की स्मृति में मनाया जाता है। स्थान क्या है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हिंदू माह भाद्रपद लगभग अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? तो हीरामन बाबा की स्मृति में इसको मनाया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कि किसी की पुत्र नहीं हो रहा है, मतलब कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो स्त्रियां आकर के यहाँ पर पूजा पाठ करती हैं, तो उनको जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह की यहाँ पर मान्यता मानी गई है। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की किताब पूछी गई थी भाई, मेगास्थनीज ने कौन सी किताब की रचना की है? तो भाई सबको पता है, मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है। और क्या क्या बताया गया इसमें, आइए देख लेते हैं। तो इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज के द्वारा यूनानी भाषा में लिखी गई थी। एक पुस्तक है जिसमें मौर्यकालीन भारत के समाज, नगरों और भूगोल आदि का विस्तृत वर्णन है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से देखने को मिलते हैं, जिसमें भाई इतने सारे लेखक हैं जिन लोगों ने कहा है कि भाई इन्होंने जो है इंडिका का निर्माण किया था, इंडिका को लिखा था मेगास्थनीज ने। ठीक है, स्टैबो हैं, प्लूटार्क हैं, जस्टिन हैं, ये सारे लेखकों ने बताया है। चलिए, अगला पूछा है भांगड़ा नृत्य। भांगड़ा नृत्य के बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं। पूछा गया है भांगड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो बैसाखी के अवसर पर भांगड़ा नृत्य किया जाता है। देखिए, तो भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से बैसाखी जैसे फसल उत्सवों पर किया जाता है, लेकिन अब यह शादियों और जन्मदिनों और अन्य समारोह जैसे विभिन्न अवसरों पर भी किया जाता है। अब देखते भी होंगे ना, शादी वादी होती है, भैया मटकी सॉन्ग लगा दो, और फिर मटकी पे भांगड़ा करते हैं। ठीक है ना, मटकी बजती रहती है और फिर मतलब भांगड़ा करते रहते हैं। तो अब जो भांगड़ा है वो हर जगह किया जाता है। ठीक है, और किस किस ने भांगड़ा किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हाँ सर, हम भी भांगड़ा करते हैं। कुछ नहीं आता तो एक नागिन डांस आता है, एक भांगड़ा आता है। ठीक है, भांगड़ा में करना क्या है, टांग उठा अपना, मतलब कि दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए, एक पैर ऊपर कर लीजिए और फिर डांस करते रहिए। ठीक है ना, इस तरह से भांगड़ा किया जाता है ना। और बाकी नागिन वाला तो सब लोग करते ही होंगे, सबको पता ही है। चलो, परंपरागत रूप से भांगड़ा की शुरुआत जो है वो फसल के मौसम में किसानों द्वारा फसल कटाई के उत्सव के दौरान खुशी व्यक्त करने के लिए की गई थी, और उसी खुशी को व्यक्त करने के लिए दोनों हाथ और एक पैर को उठा करके वो लोग डांस करते हैं। ठीक है, और जिसमें बैसाखी सबसे प्रमुख है। बैसाखी महोत्सव में इसका आयोजन किया जाता है। चलो, देखो लोग लाइव क्यों आते हैं पता है? ज़्यादातर लोग लाइव क्यों आते हैं? लाइव आने से ये होता है कि उसमें एक ऑप्शन होता है कि वही लोग कमेंट कर पाएंगे जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। तो जैसे ही आप कमेंट करने जाओगे बोलेगा पहले चैनल को सब्सक्राइब करो तब कमेंट करो। तो ये तो ज़बरदस्ती होती है भैया, हमें नहीं करना है, कमेंट करना है, हमें नहीं सब्सक्राइब करना है। लेकिन कुछ लोग इसको इनेबल करके रखते हैं, तभी तुम कमेंट कर पाओगे जब सब्सक्राइब करोगे। और फिर इससे क्या होता है कि वो डेली लाइव आएंगे, चाहे कुछ भी आए लेकिन लाइव आएंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। फिर वो बताते हैं भैया हम इतने बड़े बढ़िया सब्सक्राइबर कर लिए, हमने इतना कर दिया उतना कर लिया। ठीक है, चाहे भले कहीं का कंटेंट उठा करके लेकर के आए, लेकिन बस ये कहेंगे हाँ सब्सक्राइबर मेरे बड़े हो गए हैं। ठीक है ना, तो ये ज़बरदस्ती वाले सब्सक्राइबर अपन नहीं करते हैं। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं अच्छा लगे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक कर लो, कमेंट कर दो। ठीक है, तो इसके लिए कमेंट करने के लिए कोई सब्सक्राइब करने की कोई वो नहीं रहती कि हाँ सब्सक्राइब करो तभी कमेंट कर पाओगे, ऐसा कुछ अपने यहाँ नहीं रहता। ठीक है, ऐसे पर किसी भी करा भी मत करो। अगर कोई ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा रहा है तो उसको अनसब्सक्राइब करो। ठीक है, और दूसरों को रिपोर्ट भी करो, ये ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवाया जा रहा है। चलो, अब मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में क्या है, दो वृत्त आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला प्रश्न है,
दो वृत्तों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी है, एक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में कितनी अधिकतम रेखाएं खींची जा सकती है, ये प्रश्न पूछा था। दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 4000 और 7000 लगा करके एक व्यापार शुरू करते हैं। एक साल में मतलब कितना लाभ जो मिलेगा उसको कैसे कैसे बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, इस तरह के प्रश्न थे। अगला, 5000 रुपये की धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अगला, 45 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पूछा गया था। ठीक है, तो ये रेडियन में बदलने वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और आज एक निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न भी आया था। अगला, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक नाव को लेकर के जाता है, फिर उसी चाल से वापस आता है, आने जाने में 7 घंटे का टाइम लगता है, तो बताइए कि धारा की दिशा या फिर नाव की चाल पूछी गई होगी। उसके बाद में औसत के लगभग 3 प्रश्न थे, लाभ हानि के 2, आयु के 2, बॉड मास की 1 और ट्रेन का आज कोई प्रश्न ट्रेन का नहीं पूछा गया है। चलिए रीजनिंग की बात कर लेते हैं। देखिए, तो रीजनिंग में कैलेंडर का प्रश्न पूछा था भाई, 1 जनवरी 2025 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। अगला, ए बी सी डी एक गोल घेरे में 4 लोग बैठे हुए हैं, अगर जो सी है वो डी के सामने बैठा है, तो बताओ ए किसके सामने बैठा है। सीधे सीधे दिख रहा है ए बी के सामने बैठा है। ठीक है, उसके बाद सेम एड्रेस के 2 प्रश्न आए हैं। सेम एड्रेस की वीडियो हमने बना दी है, पहले भी बना दी थी, और इसका जो है पीडीएफ भी हमने जिन लोगों ने नोट्स लिया उनको पीडीएफ इसकी दे दी गई है। तो सेम एड्रेस पढ़ करके जाना, क्योंकि आज 2 प्रश्न पूछे हैं, तो आगे ये प्रश्न बढ़ेंगे, क्योंकि आबकारी में अचानक से 3-3 4-4 प्रश्न पूछे जाने लगे थे सेम एड्रेस के। ठीक है, अगला, गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी इनमें से कौन सी अलग होगी। उसके बाद में 2 प्रश्न पजल के हैं, डायरेक्शन के 2 प्रश्न साइलॉग के पूछे गए हैं, एनालॉजी का 1 प्रश्न है, मानसिक अभिरुचि आपके 5 नंबर की मानसिक अभिरुचि पूछी गई है, डायरेक्शन के 3 प्रश्न थे और अच्छे लेवल के प्रश्न थे डायरेक्शन वाले। ठीक है, साइलॉग के तो बता ही दिया आपको। कथन निष्कर्ष के 2 प्रश्न, नंबर सीरीज के 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब रॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लो, तो 3 प्रश्न आज रॉन्ग देखने को मिले हैं, यानी जिसके भी नंबर जो भी आए हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितने नंबर आपके आए हैं। 3 नंबर बढ़ने की संभावना है। मैथ आज 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर की, लगभग 55 से 58 नंबर का मैथ रीजनिंग है, साइंस 15 नंबर का, बाकी आपका जी के जीएस करंट अफेयर है। नंबर की बात कर लेते हैं, कितने नंबर आज देखने को मिले हैं। तो अभी आपको नीचे हमने स्क्रीनशॉट दिखाया था, 65, 69, 78, 83, 79 और 82, इतने नंबर आज देखने को मिले हैं। और बाकी स्क्रीनशॉट आप देख ही सकते हैं, 78 नंबर वाले भैया के हैं, इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भेजे हैं। ठीक है, और ये जो है सुरेश यादव जी के हैं, 65 नंबर ओबीसी, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। 45 डिग्री रेडियन वाला प्रश्न उन्होंने ही भेजा था, और ये साझेदारी वाले प्रश्न, ये भांगड़ा वांगड़ा, ये सब भेजे गए हुए प्रश्न हैं आज की ही शिफ्ट के हैं। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, देख सकते हैं, इस पर आपको मैसेज करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं, जो भी नोट्स आपको चाहिए। मौका बहुत बढ़िया है भैया, डेट घोषित हो चुकी है एएसआई एलडीसी की भी और एमपीएसआई की भी, तो बढ़िया से नोट्स लेकर के तैयारी में लग जाइए। एक वर्दी आपको चाहिए, बाकी किसी की बातों में आपको फंसना नहीं है। जो लोग निगेटिव कमेंट करेंगे उनको आप स्वयं ही जवाब दे देना, बाकी ब्लॉक करने का काम तो हमारा रहता ही है। जो ज़्यादा निगेटिव कमेंट करते हैं उनको तुरंत ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये रहा भैया आपका टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से। ठीक है ना, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पेज ये है, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। आपसे निवेदन है, आपका पेपर जैसे ही छूटे तो इस नंबर पर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, जैसे इन भाई ने भेजा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।